जितने जितने लोग भी क्लास में ऐड हैं, क्लास अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिएगा। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट लेक्चर्स में हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया था, बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रिंसिपल्स स्टड डिस्कस किए थे, 7 C's डिस्कस किए थे, जिसमें कंसाइज, करेक्ट, और हम लोगों ने इन सब के बारे में बात करी थी। ठीक है, आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के फॉर्म्स की। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो तरीके की बात करते हैं, इसे हम लोग बात करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, ओरल इस बार अपने टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो अगर हम वर्बली कर रहे हैं तो वो या तो ओरल होता है या रिटन होता है। यानी वर्ब, जब हम वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हो और जब हम बात कर रहे हो तो या तो हम ओरली बात कर रहे होते हैं, अपनी बात कह रहे होते हैं, या फिर हम रिटन में अपने लेटर्स के थ्रू, अपने मेमोज के थ्रू, या जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म्स अगर कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ओरल और रिटन में। जब हम वर्बल की बात करते हैं, नॉन वर्बल में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल में हमारे बॉडी साइंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे चीजें आती हैं, तो ये इनके कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग इनमें कोई भी लिमिट, ये लिमिटलेस है एक तरीके से। जैसे हम लोग इनके बारे में नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे, जिसमें हम लोग ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्लाइड में है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल में कम्युनिकेशन बाय वर्ड, माउथ और पीस ऑफ राइटिंग। Verbal communication deal with the use of spoken language to transmit information. It refers the use of sound and language to relay a message. ठीक है, जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं ओरली। हम किसी से कुछ बात कर रहे हो, चाहे वो हम अपनी लैंग्वेज में लिखे, चाहे वो सामने वाले इंग्लिश में हो, चाहे किसी भी अदर लैंग्वेज में हो, हम ओरली बात कर रहे हैं। लैंग्वेज जो भी हम बोल सकते हैं, या जो लैंग्वेज हम सामने वाले को समझा सकते हैं, जिस लैंग्वेज में, हम उसके थ्रू अपनी बात को ट्रांसमिट करेंगे। सेकेंड होता है रिटर्न। रिटर्न में हम लोग बात कर रहे हो तो रिटर्न में बहुत सारे फॉर्म है। जैसे हम लोग लेटर्स भेज रहे होते हैं, मैसेज आप SMS टाइप करके भेज देते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हो, फेसबुक में भेजते हो, तो कुछ भी जो भी हम रिटर्न में बोल रहे हैं तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, वर्बल मैसेजेस में आएंगी। यानी वर्बल कम्युनिकेशन या तो ओरल हो रहा होगा या रिटर्न हो रहा होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या बोला जा रहा है? कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। वर्ड्स जहाँ यानी आप इसमें देख रहे होगे ना, VERB, वर्ब, कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे वर्ब ना इस्तेमाल हो रहा हो। वर्ब से बनते हैं वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स, तो जहाँ पे किसी भी वर्ड का यूज ना हो रहा हो उन्हें हम बोलेंगे नॉन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। They are all intentional and unintentional messages that are not written और spoken in the classroom। जो हम लोगों ने पढ़े नहीं है, जो हम लोगों ने सुने नहीं है, ऐसे नॉन वर्बल चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं कि हम लोग बात करेंगे नॉन वर्बल में साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, पैरा। पैरा में स्पेस और साइलेंस, ये सब चीजें आते हैं। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हो, बात करने के साथ साथ हम जिन और जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात का एम्फेसिस बढ़ाने के लिए, ठीक, उसको बोलते हैं पैरा। तो अभी हम लोग बात करेंगे वर्बल। वर्बल में ओरल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग अभी इसमें बात करेंगे एडवांटेजेस, सिचुएशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेजेस, एलिमेंट्स, और ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे।
अब हम लोग आ जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक। इमीडिएट फीडबैक, जब भी हम किसी से ओरली बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग मैसेज लिखे हैं तो उसमें टाइम लगता है, जब मैसेज पहुंचेगा रिसीव होगा तब हमें रिप्लाईज आएंगे। लेकिन जब हम किसी से सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो या मोबाइल पे बात कर रहे हो या कॉल पे बात कर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, तब क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक्स आते हैं। आपने कुछ पूछा तो सामने वाले का यस या नो या जो भी उसके आंसर्स होंगे। टाइम सेविंग होता है, ऑब्वियसली टाइम सेविंग होता है, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको क्या एक्शन नेक्स्ट लेना है। इकोनॉमिकल, आपको फर्दर और सारी चीजें यूज नहीं करनी होती हैं। पर्सनल टच इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप बता सकते हैं किस किस चीज की आपको नीड ज्यादा है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने किसी से बोला, तो आप बताओगे। जब जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर को बताते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पेन हो रहा है या हमें कौन से और सिम्टम्स हो रहे हैं। अगर आप ये मैसेज में लिखोगे तो इंटेंसिटी डॉक्टर नहीं समझ पाता। तो जो पर्सनल टच होता है किसी बात को कहने का, या कई बार बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसकी सीक्रेट होती है, तो आप बोलते हो ना किसी से, नहीं यार ये बात आगे नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए जब तक ये इवेंट ना हो जाए। ठीक है। तो वो पर्सनल टच इसमें होता है ओरल कम्युनिकेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपनी बात अगर भूल गए हो, आपने कुछ बोला है और आप भूल गए हो नेक्स्ट बात, तो आप तुरंत वो नेक्स्ट बात भी अपनी कह सकते हो। ठीक है। सीक्रेसी रहती है क्योंकि आप रिटर्न कम्युनिकेट करते हो तो वो पता नहीं आपका जो रिटर्न कम्युनिकेशन है किसने किसने पढ़ा। लेकिन जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, आपको पता है कि आप जिससे बोल रहे हो वो ही सुन रहा है। ठीक। इमीडिएट क्लैरिफिकेशंस मिल जाते हैं सामने वाले को। अगर फीडबैक सही आया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने जो बात बोली वो सामने वाले को क्लियर हो गई। और अगर आपको क्लियर इंडिकेशंस नहीं आए तो आप तुरंत क्या करते हो, तुरंत दोबारा से कम्युनिकेट करते हो। ओके। फिर इसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं कम्युनिकेट, ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिचुएशंस। कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं ओरल कम्युनिकेशन के लिए? फेस टू फेस हो सकती है जिसमें हमारे जेस्चर्स, वॉइस और पोस्चर भी शामिल शामिल है। और ये सारे नॉन वर्बल्स हैं। ठीक है। ये सारे जो भी चीजें हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक स्पीचेस होती हैं उनमें ओरल कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल पे कोई प्रेजेंटेशन देता है, रेडियो पे, इंटरव्यूज, ग्रेप वाइन हम आगे के टॉपिक में करेंगे। ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ग्रेप वाइन। ठीक है। उसके बाद है मीटिंग्स। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जिसमें हम ओरल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ओरल कम्युनिकेशन हमारा वीक हो जाता है। पुअर रिटेंशन, ये बहुत होता है क्योंकि जब भी हम ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सामने वाले के पास रिटर्न में कुछ भी नहीं है तो रिमेम्बर करने के लिए उसके पास कोई भी नोट्स नहीं रहते। रिटर्न कम्युनिकेशन में यही बेस्ट रहता है कि आप रिटर्न में किसी को देते हो तो वो बाद में अगर कुछ मिस हो जाता है तो वो दोबारा से उसको चेकआउट कर सकता है। ठीक। तो पुअर रिटेंशन ये वाला इशू है। नेक्स्ट है नो रिकॉर्ड्स, क्योंकि आप किसी से कोई बात कर देते हो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनलेस उसने अगर रिकॉर्ड ना किया हो आपकी बात को। ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस में आता है। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि कई बार जब हम लोग बात करने स्टार्ट करते हैं या ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो हम बहुत सारे और मैटर डिस्कस करने लगते हैं और चीजें होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कई बार हो जाता है जब आप रिटर्न में कोई चीज किसी को देते हो तो वो तो क्लियर होती है, आपने चार बातें बोली हैं या आपने दो बातें बोली हैं, आपने टाइम लिखा है, आपने वेन्यू लिखा है, आपने लिखा हुआ है। लेकिन जब हम किसी को बोल रहे होते हैं यार मेरे घर पार्टी है आ जाना शाम को, अब वो शाम कब से शुरू होगी कब खत्म होगी, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन जब आप रिटर्न में कुछ देते हो और आपने लिखा है 5 PM 6 PM, या जो भी आपने टाइम मेंशन किया है, वहां पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है।
लेंदी मैसेजेस रहते हैं। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली टाइम का ध्यान नहीं रहता और हम बात करते ही जाते हैं, ठीक है। तो मैसेजेस यहाँ पे लेंदी हो जाते हैं। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है ना पुअर रिटेंशन की, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है, ठीक है। इम्प्रिसाइज, प्रिसाइज नहीं होता है, ये ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाता है। डिस्टेंस फैक्टर्स, कई बार जब हम दूर होते हैं, मान लिया हम ओवर मोबाइल फोन बात कर रहे हैं या ऐसे किसी डिस्टेंस के थ्रू बात कर रहे हैं, तो वो चीजें भी मैटर करती हैं और वो भी एक डिसएडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन का। फाइन, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की। ओरल कम्युनिकेशन को बेटर तरीके से करने के लिए कौन कौन सी एलिमेंट्स की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें जो हमारे ओरल कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। वैसे तो हम लोग 7 Cs पढ़ चुके हैं, 7 Cs इनफ है, ठीक है। हमारी पूरी जितनी भी कम्युनिकेशन की जितनी भी चीजें हैं, अगर उसमें 7 Cs हैं, तब भी हम ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं तो जो उसमें बात करी गई है, क्लैरिटी, तो ये सारी इनमें से कई सारे हैं, प्रिसिशन, ठीक, ये 7C का ही पार्ट होते हैं। लॉजिकल सीक्वेंसेस, नेचुरल वॉइस। कई बार होता है ना कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो अगर आप फेक बन के बोलते हो तो ट्रस्ट लैक हो जाता है, वहां पर आपकी बात की वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप अपनी नेचुरल वॉइस में बात कर रहे हो, आपकी बात की वैल्यू होती है, आपके मैसेज की वैल्यू होती है, ट्रस्ट वर्दी समझा जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड लिसनर, जब भी हम लोग इस तरह से बात कर रहे होते हैं, ओरली बात कर रहे होते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है, जो लिसनर होता है हम उनसे समझ सकते हैं। अगर हम उसे देख रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि भाई जो हम मैसेज लिसनर तक पहुंचाना चाहते हैं, लिसनर उसे समझ पा रहा है, उसे ग्रास्प कर पा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। और क्योंकि हम लोग जब भी ओरली कम्युनिकेट करते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से फ्रेजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और अगर वो सामने वाले को क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमें तुरंत फीडबैक आ जाता है कि नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम उसे चेंज कर लेते हैं या इजी लैंग्वेज में हम सामने वाले तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। तो ये तो बात हुई अपनी सारी ओरल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट है अपना रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में हम लोग बात करते हैं, जब भी हम बात करेंगे तो रिटन कम्युनिकेशन की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो हम लोगों ने 7 Cs की बात करी है, 7 Cs नो डाउट वो बेस्ट है, क्योंकि 7 Cs से हम सारी अपनी जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं और होने चाहिए। तो पहला है क्रिएटिव एंड कॉन्शियस, ठीक है। जब भी हम किसी को कुछ लिख रहे होते हैं, तो हमेशा हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो कि सामने वाला बेटर तरीके से हमारी बात समझ सके। आप देखा होगा आपने कई बार कुछ लोग लिखते हैं तो वो काफी आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाने में। तो इसको बोला जाएगा आर्टिस्टिक या क्रिएटिव, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने कभी अगर न्यूज पढ़ी हो या आपने आर्टिकल्स पढ़े हो, तो कई बार क्या होता है आर्टिकल्स या बुक्स जब भी हम पढ़ते हैं, तो जब वो हम स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है हमारा मन ना लग रहा हो या हमें उतना कैचिंग ना लगे उसके वर्ड्स। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो इतने क्रिएटिव वे में लिखे गए होते हैं कि हम क्या करते हैं उसको पढ़ते ही जाते हैं, और आगे तक हमें लगता है कि नहीं ये बहुत क्रिएटिव है, बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट है, और हमसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। और एटलीस्ट वो जितना भी लेंदी हो, क्योंकि नॉवेल्स बुक्स कई बार लेंदी भी होती है, लेकिन तब भी हम उसे पूरा फिनिश करे बगैर मतलब रुकते नहीं कि। तो ये सिर्फ क्रिएटिविटी की वजह से होता है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। हाँ ऑब्वियसली रिटन कम्युनिकेशन आपने देखा होगा ना, जब भी रिटन कम्युनिकेशन की बात होती है तो होता क्या है कि बोलने में तो हम कुछ बुलेट पॉइंट्स में भी बात खत्म कर लेते हैं कई बार, लेकिन जब रिटन कम्युनिकेशन की बात होती है तो हमें लगता है कि भाई
जैसे लीगल मैटर्स की जब भी बात होती है, तो जब भी लिखा जाएगा कोई भी एक सेक्शन, तो उस सेक्शन की पूरी चीज लिखी जाएगी, उस सेक्शन से रिलेटेड कभी कोई केसेस हुए थे जिन केसेस की वजह से ऐसा कोई जजमेंट दिया गया था, तो सारी चीजें लिखी जाएंगी। क्योंकि अगर कुछ भी छूटेगा तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन में हर एक पॉइंट क्लियरिफाई करके सारी चीजें मेंशन करना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी है, पढ़ने में भी टाइम कंज्यूमिंग है। और जब आप जिसको दे रहे हो तो लिख के, ठीक है, तो उसको पहले लिखना। और होता है ना कि जब हम किसी सीनियर से बात कर रहे हो तो हमें बहुत रिस्पेक्टेड वे में लिखना होता है, हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज कर सकते हैं। तो मेल अगर हम कर रहे हैं या रिटर्न में कोई लेटर भेज रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखना पड़ता है और लिखना पड़ता है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हर कोई नहीं कर पाता है। हर कंपनी में इस तरह की चीजों के लिए स्पेशल लोग रखे जाते हैं जो मेल करते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस को, कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को, ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। और जो इन्वेस्टर्स है उनको ऐसा ना लगे कि ऐसे ही हल्के में लिया जा रहा है। तो ये है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई बात किसी से कर रहे होते हैं, तो हम बुलेट पॉइंट्स में जब हम लिख रहे होते हैं, तो चार या जो भी है वो हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ना, ये चीज खत्म हो जाती है। हाँ, हालांकि जब हम बुक्स की बात कर रहे हो, जब हम ऐसे कोई रीडिंग मटेरियल की बात कर रहे हो, तो वहां पे एक कंटिन्यूटी बना के रखी जाती है और लेंदी हो जाता है काफी। फिर नेक्स्ट है डिमांड प्रिसिशन। ठीक है, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन अलग अलग मैटर्स में बहुत जरूरी होता है, तो वो उस डिमांड को मेंटेन रखना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, तो आपने पहले उसका ब्रोशर लिया होगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, उसको रखना एक जगह। फिर धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे जो गवर्नमेंट के अपडेट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की चीजें चेंज हो रही हैं, तो हर बार जब चीजें चेंज होती हैं, तो वो सारी चीजें अपडेट होती हैं। आप उसके लिए भी डिमांड करोगे कि हमें वो ब्रोशर चाहिए, हमें वो लीगल जो भी लॉ चेंज हुआ है, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये अलग अलग चीजें रहती है जो हमें प्रोवाइड करानी होती है। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मैसेज। लेंथ ऑफ मैसेज, जैसे अगर एग्जांपल ले हम लोग, तो पहले हम लोगों के पास जो 140 वर्ड्स की लिमिट थी, यानी हमको एक लिमिट में, एक दायरे में काम करना था, तो हमें 140 वर्ड्स का एक मैसेज ही लिखना होता था। ठीक है, अब हमारे पास लिमिटलेस अवेलेबिलिटी आ गई चीजों की, और हम आराम से काम कर सकते हैं, लेंदी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिटन कम्युनिकेशन की। अब हम लोग बात करते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन की सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कब कब हमें रिटन कम्युनिकेशन को यूज करना होता है। मेमोरेंडम, ये फॉर्मल ये फॉर्मल वे में यूज किया जाता है मेमोरेंडम, जिसको शॉर्ट में मेमो भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, और ये सबके लिए होता नहीं है। ये एम्प्लॉयज और जो सीनियर्स या ऑफिसर्स होते हैं या टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये उनके लिए होता है मेमोरेंडम। ठीक है, फिर है नेक्स्ट नोटिस। नोटिस सभी के लिए होती है। कोई भी एक, मान लीजिए कि अभी जैसे आ रहा है ना, अभी कोविड की नोटिस आ रही है अलग अलग, की अभी क्लासेस नहीं चलेंगी, फिर क्लास चलेंगी, तो वो सब के लिए है। तो जब ये नोटिस आती है, तब हम लोग देखते हैं कि जब ऊपर से नोटिस आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें लेटर नंबर और वो सारी चीजें मेंशन होती हैं, क्योंकि वो प्रिसिशन कहाँ से वो लेटर इशू है, किनके किनके अथॉरिटी के तहत उसमें ऐसा कुछ बोला गया है, तो वो जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीग्राम। ठीक है, अब तो इनमें से सब चीजें बंद हो गई हैं। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई है, मेल्स जो पहले होता था ना कि पोस्ट ऑफिस में मेल्स आते थे, लेटर्स आते थे, वो भी कम हो गए। तो यहाँ पे टेलीग्राम की बात करी जा रही है। टेलेक्स, एक फैक्स मशीन के जैसी एक मशीन होती है टेलेक्स। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि फैक्स मशीन उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो उस मशीन को भी ऐसे ही होता है कि एक सेंडर जो होता है वो वहां से इंफॉर्मेशन भेजता है, और
दूसरी जगह जाके यानी जो कम्युनिकेशन होता है जो चैनल के थ्रू जाकर वो दूसरी जगह जहां पर भी टेलिक्स मशीन होती है वहां पे वो रिसीव हो जाता है। जैसे फैक्स वाला होता है ना, प्रिंट फॉर्म में वो आके रिसीव हो जाता है। ठीक है। सर्कुलर्स की हम लोग बात कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सर्कुलर्स आते रहते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। ठीक है। मानिए टाइमिंग्स चेंज हुए उसके लिए। मिनट्स, मिनट्स का मतलब होता है जब भी कोई मीटिंग होती है किसी कंपनी में तो वहां पे मिनट्स लिखे जाते हैं। मिनट्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में कौन कौन सी चीजों पे बात हुई है, कौन कौन से मैटर के सॉल्यूशंस निकाले गए हैं, या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है, या किन किन मुद्दों पे बात हुई है, तो उसके लिए लिखा जाता है बाय मिनट, तो उसको बोलते हैं मिनट्स। उसके बाद है लेटर्स, फैक्स। ठीक है। ये सारे ही रिटर्न कम्युनिकेशन के पार्ट सिचुएशन है जहां पर हम रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडवांटेजेस। अब हम लोग बात करते हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला है वाइड एक्सेस। ऑब्वियसली वाइड एक्सेस होता है क्योंकि जब भी हम रिटर्न में कोई बात करते हैं तो जैसे हम लोग न्यूज़पेपर की ही बात करते हैं तो एक्सेस उसका वाइड है। ठीक, जहां जहां वो न्यूज़पेपर जा रहा है आपकी रीच नहीं है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, लेकिन वो वहां तक जहां तक न्यूज़पेपर जा रहा है वहां तक एक्सेस कर रहा है, वहां तक वो इंफॉर्मेशन या वो चीज अभी तक लोगों तक पहुंच रही है। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, न्यूज़पेपर्स और रेडियो, ये दो चीजें ऐसी थी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। रेडियो बहुत गांव गांव तक उनकी रीचेस हुआ करती थी, न्यूज़पेपर की नहीं होती थी क्योंकि हर कोई न्यूज़पेपर परचेज नहीं करता है या हर किसी को पढ़ना नहीं आता है। लेकिन रेडियो से बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती, तो रिटन कम्युनिकेशन का भी वाइड एक्सेस है। रिपीटेड रेफरेंस, बार बार रेपिटेटिव वे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है या आप देख भी सकते हो उसको। हेल्प्स इन कंट्रोल। ठीक है। आपके पास अगर कोई रिटर्न में कोई चीज आ जाती है तो जैसे अभी आज का है ना, जैसे चालान भी होता है आपके पास रिटर्न में आ गया, ठीक है, तो हम लोग को लग रहा है भाई उसमें टाइम ड्यूरेशन दी है, लीगल एविडेंस है वो हम पे, तो हम जल्दी से उसको जमा कर दें, नहीं तो हमारे पास पेनल्टी हमारी बढ़ सकती है। तो रिटन कम्युनिकेशन लीगल एविडेंस भी है और कंट्रोल करने के लिए बहुत बेटर तरीका है। तो कहीं पे बोर्ड्स लिखे रहते हैं ना कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, साइलेंस रखना है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिर एफिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां से वो रिटन पेपर आ रहा है, जहां से वो एविडेंस आ रहा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। जैसे किसी ने मान लीजिए कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है, कंपनी में भी होता है ना, कंपनी में अलग अलग ऑर्डर्स दिए जाते हैं, चाहे वो टाइमिंग्स को लेके हो, चाहे वो ऑर्डर परचेज को लेके हो, कि आपने बोला हो कि भाई इतना रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जिसने वो लेटर इशू किया है, वो परचेज मैनेजर के पास तो लेटर आया है, वो परचेज मैनेजर तो सिर्फ खरीदेगा ही। हम्म, वो भी रिटर्न में देगा, किसको देगा, अपने कस्टमर्स को देगा जहां से वो परचेज कर रहा है, सप्लायर्स को परचेज कर रहा है जहां से। ठीक है। तो एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटर्न में। इसीलिए आप देखते हैं ना, हर चीज पे हर कोई साइन नहीं करता, पहले अच्छे से पढ़ लेता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तभी। फिर है प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन और एक्यूरेसी काम करती ही है क्योंकि रिटर्न में होता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो, तो आपको पता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप किसको बोल सकते हो। ठीक है। एक्यूरेट होता है, अगर उसमें 10 लिखा है तो उसका मतलब 10 है। ठीक है। जितने भी क्वांटिटी लिखी है, जो क्वालिटी लिखी है, जो भी बात लिखी है। ठीक। मैकेनिकल एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी रहती है क्योंकि हर एक चीज रिकॉर्डेड रहती है, हर एक चीज कहा जाए कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रहती है। उसके बाद है परमानेंट रिकॉर्ड, क्योंकि रिटर्न में परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, कब कब आपने कितना प्रोडक्ट परचेज किया था, फिर उसका क्या किया है, सारी चीजों का एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। लेंदी रहता है, तो हम लोग को पता ही है कि भाई रिटर्न में रहता है क्योंकि हमें सारी चीजें लिखनी होती है, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है और लेंदी मैसेज भी रहता है। फिर उसके बाद है कन्वीनियंस। कन्वीनियंट होता है अगर आपसे कुछ रह जाता है, छूट जाता है,
तो आप दोबारा से जो आपने लेटर रिसीव किया है, आप दोबारा से उस लेटर में जाते हो और आप उसको दोबारा से पढ़ सकते हो, आप अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं। अच्छा क्लास, ये जितने भी इसमें चीजें दी हैं, हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज दी हैं, अगर एग्जाम में अगर सिर्फ एडवांटेजेस ही लिखने को आते हैं, तो अगर हम इसके नीचे एक दो सेंटेंसेस लिखेंगे तो हमारा यही आंसर्स बन जाएंगे। कीवर्ड्स हैं अभी, पॉइंट्स में लिखा है अभी, बाद में वो लेंदी आंसर्स भी बन सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब इतने सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है, पहला है टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई लेटर तैयार करना है, या आपसे कोई डेटा मांगा गया, आपसे डेटा मांगा गया कि पिछले 10 सालों की सेल्स का डेटा दीजिए, तो अब क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, अपने ईआरपी में या जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपकी कंपनी में सिस्टम लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, आप पिछले 10 सालों में जाएंगे और उस 10 सालों का डेटा आप एक जगह कंपाइल करोगे। तो और फिर उनको, या आपको नहीं भी अगर कुछ है, आपसे बोला गया कि डायरेक्टर को एक इनॉग्रेशन करना है, उसके लिए स्पीच लिखनी है। ठीक, तो हर केस में रिटन कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको जो भी आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका एक तरीके से जेस्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको अपने वर्ड्स बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल करने होते हैं, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस्टली। बार बार हम लोग जेरोक्स निकालते हैं, बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार सारी चीजें करते हैं, या बहुत अलग जितनी भी चीजें हैं उनसे लेकर एक नए नोट्स बनाते हैं, नई इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जैसे सेल्स का डेटा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग है, और जब हमारा टाइम जा रहा होता है तो हमारी टाइम के साथ साथ आप ये मान लीजिए कि हमारी कॉस्ट भी जा रही होती है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। लैक ऑफ सिक्रेसी, सीक्रेट नहीं रह जाता है, क्योंकि जब भी हम मान लीजिए हमने लेटर्स दिए हैं, या हमने कोई भी चीज रिटर्न, मान ली फैक्स में ही अगर कोई चीज आती है ना, तो जब फैक्स निकल के आ रहा है तब तक अगर किसी ने पढ़ लिया, कोई बहुत ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो किसी ने देख ली, हाँ कैमरे के थ्रू देख ली, या नहीं कैमरा है, फिजिकली वहां पे कोई प्रेजेंट रहा उस टाइम पे, उसने देख ली, तो इसमें सीक्रेट वाला पार्ट नहीं रह जाता। या कई बार क्या होता है कि बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन रहती है ना, जो बहुत सारे पेजेस और बहुत सारी हमारे पास डेटा रहता है, हम उसे डंप करते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास पेपर वर्क बहुत रहता है, तो हम जब उसे हटाते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर हमने उसको ठीक तरीके से डंप नहीं किया, जैसे आजकल एक श्रेडर मशीन चली है जिसमें बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो अगर आपने ठीक तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है तो भी आपके सीक्रेट्स आउट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ सीक्रेसी, जो रिटन कम्युनिकेशन के साथ होती ही होती है। फिर है रिजिडिटी। रिजिडिटी इसलिए क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर, कोई मिनट्स या कोई भी लीगल पैरामीटर हो जाते हैं, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। एक थोड़ा सा रिजिडिटी रहती है। मान लीजिए हमने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं या कहीं पे, और हमने उसके लिए नोटिस निकाल दी कि भाई 10,000 हमारे इस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, टॉप मैनेजमेंट ने एक ऑर्डर दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब वो चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो आप उसको क्या वापस नहीं ले सकते, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते उसमें। तो ये एक इशू है रिटर्न कम्युनिकेशन का, क्योंकि आपके ऊपर इश्यूज बन सकते हैं, लीगल पेनल्टी बन सकती है। फिर दिया हुआ है इम्पर्सनल, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन नहीं है, ये ओरल कम्युनिकेशन में हमारा पर्सनल टच रहता है, हम किसी को बता सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में इम्पर्सनल, जो आपका पर्सनलाइज होता है ना, वो चीज खत्म हो जाती है। हम वर्ड्स और वर्ड्स में जेस्चर्स या अपनी टोन, अपनी पिच ऐड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है डिलेड फीडबैक। ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं ना रिटन कम्युनिकेशन की, तो जब इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, आपने एक चीज इशू करी, फिर वो जो रिसीवर है, रिसीवर ने रिसीव करी, फिर रिसीव करने के, और वो भी मे बी रिसीव हो पाए टाइमली या नहीं हो पाए, रिसीव करने के बाद उन्हें वापस से आपको फीडबैक कितने दिन में दिया है, तो ये एक काफी लेंदी प्रोसेस है।
और आपको पता भी नहीं कि आपको जब फीडबैक चाहिए आपको तभी फीडबैक मिल पा रहा है या नहीं, तो आपको उतना टाइम का मार्जिन लेके चलना पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको टाइम कंज्यूमिंग भी बोलते हैं। उसके बाद डिलेड क्लैरिफिकेशन। ऑब्वियसली मान लीजिए आपको एक हफ्ते के अंदर आपको फीडबैक चाहिए और एक हफ्ते के बाद फीडबैक के बाद आपको अपना जो भी प्रोसेस था वो आगे बढ़ाना है, लेकिन अब वो एक हफ्ता मान जिससे जो रिसीवर है वो छुट्टी पे गया है या उसकी तबीयत खराब है या ट्रेनिंग पे गया हुआ है, तो आपको क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिल पा रहा है फीडबैक में। ठीक है, तो अब जब क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, आपका काम रुका हुआ है, तो वो भी गलत है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, जिनसे हमें बचना है, जिनको हमें दूर रखना है ताकि हमारा कम्युनिकेशन और बेटर से बेटर हो पाए। ओके, तो ये हमारी क्लास का टॉपिक इतना ही है, जिसपे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया। हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कम्युनिकेशन के फॉर्म्स की। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कम्युनिकेशन के फॉर्म्स की, ओरल और रिटन की बात करी जो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना ही है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। क्लास अगर ऐसे होती तो थोड़ा बोर लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। क्लास आप सब अपनी चैट बॉक्स में